नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑथेंटिसिटी क्लासेस पन्ना में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th के चैप्टर 2 रिलेशन को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर हम और भी सारे क्वेश्चन के रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पर बेस्ड पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो दो सेट के एलिमेंट को प्रोडक्ट में लिखते हैं। हम एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि हम सेट का प्रोडक्ट, सेट को मल्टीप्लाई करना सीखते हैं इसमें। तो हमने उसमें एक क्वेश्चन, आप एक तरीका बताया था आपको, क्या एक लॉजिक उसमें आप ये कह सकते हैं कि ए बी बराबर नहीं होता है किसके, बी ए के। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के हर एक एलिमेंट को या रिलेशन के हर एक एलिमेंट को क्या कहा जाता है, ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर में उसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है, कैसे? जैसे हमारी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, क्या मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 3x, 2 इक्वल 2, 2 कह देगा फाइंड x। फाइंड x, इसका मतलब क्या, ऑर्डर्ड पेयर बराबर कब हो सकते हैं, जब पहला टर्म्स पहले से मैच कर जाए, दूसरा टर्म दूसरे से मैच कर जाए, तभी ऑर्डर्ड पेयर बराबर हो सकते हैं। तो इसका मतलब हमसे कह रहा है x बता दो, तो भैया यहाँ 3x है, यहाँ 3x की जगह पर क्या है, 2 है। तो क्या करेंगे हम, 3x इक्वल क्या रख देंगे, 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। क्लियर? अब मान लो हमारे सामने क्वेश्चन एक आता, हमसे कह देता वो इसी क्वेश्चन में 3x 2 और यहाँ कह देता 4x और मान लो यहाँ पर बोल देता चलो 4 और यहाँ कह देता 6। अब कहता फाइंड x, तो इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे। क्यों? क्वेश्चन ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 3x 4 हो सकता है, क्योंकि x के बारे में कोई आइडिया नहीं अभी हमें, लेकिन भैया ये 2 और ये 6 मैच करना चाहिए ना, जो गिवन है वो तो बराबर होना चाहिए। तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि ए बी बराबर बी ए हो सकता है, कब, ओनली व्हेन ए इक्वल बी। ये जब ए और बी दोनों एक से होंगे तो उसमें ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए समझते कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास आ जाए 2 2 बराबर 2 2, ये देखो अब ये बराबर है, अब ऑर्डर का कोई पता ही नहीं चलेगा। मान लो हम इस 2 को उठा करके यहाँ कर दें और इस 2 को उठा करके यहाँ कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए बी इक्वल टू बी ए, मान लो हमारे सामने एक स्टेटमेंट आता है कि कभी भी बराबर नहीं हो सकते, तो गलत है। वो बराबर हो सकते हैं कब, जब इनपुट बराबर हो आउटपुट के। इनपुट कहलाता है जो वैल्यू हम पहले सेट से उठाते हैं, जो आंसर आता है, रिलेशन आता है, वो कहलाता है आउटपुट। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बार बार जब यूज करेंगे तो इसको हम बोल देंगे इनपुट। ठीक है, और सामने वाले को क्या बोलेंगे, आउटपुट। मतलब ये बोलने का तरीका है, कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं है इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं रिलेशन के क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो रिलेशन में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो एक हमारे सामने एक रिलेशन है, देखो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है हमारा। एक हमारे सामने सेट है 1 2 3 4 अप टू 14 सेट, 1 से लेकर के 14 तक हमारा सेट है। अब उसने बोला अ रिलेशन ऑन सेट ए, अ रिलेशन ऑन सेट ए। अब इसका मतलब क्या है, रिलेशन को डिफाइन करने के लिए कम से कम 2 सेट चाहिए और इसमें तो एक ही सेट है। तो इसका मतलब क्या है, क्या ये क्वेश्चन गलत है? क्वेश्चन गलत नहीं है। जब हमें एक ही सेट दिया रहे तो इसका मतलब वो रिलेशन उसी सेट से उसी सेट में रिलेट कर रहा। अब एक बात क्रॉस हो गई, लेकिन कल हमने क्या बताया था कि एक ही सेट के एलिमेंट को रिलेट नहीं करना होता है। हमने बताया था ना कल एक एग्जांपल देकर के कि एक सेट का एक एलिमेंट यहाँ का होना चाहिए, एक सामने वाले सेट का होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा भी तो पॉसिबल है कि हम सेट ए बना दें ऐसे कुछ 1 2 3 अप टू 14 और एक बार और सेट ए लिख लें 1 2 3 अप टू 14। अब क्या ऐसा कहना गलत हो जाएगा भैया, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, मतलब हम इनपुट भी ए से ले रहे, पहले टर्म्स भी ए के हैं, दूसरे भी ए के हैं, तो ऐसा भी सेट रिलेशन हो सकता है उसी सेट से उसी सेट में। क्लियर? अब हमारे सामने भैया ये बताओ, अभी स्टेटमेंट अभी हमारा कंप्लीट नहीं है, अभी क्या करना हमें रिलेशन की डेफिनेशन देगा सामने वाला। देखो कैसे, रिलेशन आर इक्वल एक्स वाई। अब कहेंगे अपन ए बी से एक्स वाई में आ गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी की जगह उसने एक्स वाई लिख दिया। मतलब एक्स वाई आर में होगा कब, जब 3x - y बराबर 0 है।
और जिसमें से x और y दोनों कहाँ के एलिमेंट हैं, सेट A के। अलग अलग क्यों नहीं लिखा हमने, x क्या कहलाएगा, पहला टर्म्स, y क्या कहलाएगा, दूसरा टर्म्स, दोनों सेट, पूरा का पूरा रिलेशन सेट A पर डिफाइंड है। इसका मतलब इनपुट भी A से लिया गया, पहला एलिमेंट भी A का है और दूसरा एलिमेंट भी A का है। यहाँ पर रिलेशन की कंडीशन क्या है कि रिलेशन में कोई एलिमेंट है एक्स वाई, और वो एक्स वाई कैसे हैं, कब वो रिलेशन में आएंगे, जब इस कंडीशन को फॉलो कर दे, क्या 3x - y = 0। अब इसके पीछे नहीं जाना कि ये कैसे सॉल्व करेंगे, वो बात की बात है। पहले क्या बताया हमने, आपको सामने एक सेट दिया गया है, सेट ए है 1 2 3 4 से लेकर के 14 तक, मतलब उसमें 14 एलिमेंट हैं। अब उसने बोला अ रिलेशन ऑन सेट ए, जबकि कल हमने पढ़ा था कि सेट को, मतलब रिलेशन को डिफाइन करने के लिए 2 सेट होने चाहिए, तो 2 सेट तो है नहीं है यहाँ पर, तो क्या हमारा आंसर गलत थोड़ी ना है कि क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, इसका मतलब ये होता है कि सेट जो हमारा रिलेशन है वो ए से ए पर डिफाइंड है। मतलब कल था हमारा ए टू बी, आज हमारे पास 2 ऑप्शन नहीं है ना, तो हमारा पहला एलिमेंट भी ए का और दूसरा एलिमेंट भी ए का, मतलब हमारा रिलेशन कैसे डिफाइंड है, ए टू ए। मान लो एक ही तरीके के 2 सेट हैं, एक ही सेट को 2 अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं हम। आया समझ में, कंडीशन क्या है, आर रिलेशन आर जो है उसमें कोई एक्स वाई एलिमेंट आएंगे, कब आएंगे, जब इसको फॉलो करेंगे, और एक्स वाई कहाँ के एलिमेंट हैं, ए के। अब तुम सुनो भैया, ये एक्स कौन सा है, पहले वाले ए का, वाई कौन सा है, दूसरे वाले ए का, पीछे वाला एलिमेंट दूसरे वाले का होता है, आगे वाला पहले वाले का। लेकिन भैया दोनों सेट एक से हैं, तो क्या ऐसा अलग अलग लिखना जरूरी है क्या कि एक्स ए से है और वाई ए से है, क्यों इसको 2 बार लिखे हम, एक्स वाई दोनों एक ही हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई। अब इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं भैया, जो भी एलिमेंट इस कंडीशन को फॉलो करेंगे वो हमारे रिलेशन का पार्ट होंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा कंडीशन को करते हैं मॉडिफाइड। भैया 3x - y = 0 को थोड़ा सा तोड़ दें हम, तो क्या ऐसा दिख रहा हमें, 3x = y। थोड़ा सा और अच्छे से लिख दें तो क्या ऐसा दिख रहा हमें, y = 3x। इसका मतलब क्या कि आप x की वैल्यू रखो, उससे जस्ट 3 गुना है क्या, y, तो वो एलिमेंट जो x की मतलब इनपुट से 3 गुने होंगे वो हमारे रिलेशन का पार्ट होंगे। तो क्या करेंगे भैया, हम अब बनाते हैं, देखना रिलेशन कैसे फॉर्म करेंगे। इसमें x की वैल्यू कहाँ से रखना शुरू करेंगे, इस वाले सेट से, आंसर कहाँ से होना चाहिए, इस वाले सेट से। ये x की वैल्यू इतनी सारी, ये y की हैं, लेकिन कौन कौन हमारे यहाँ काम आएंगी, जो इसको फॉलो करेंगी, किसको, इसको करेंगी या फिर इसको करेंगी या फिर इसको करेंगी, उसी को मॉडिफाइड कर लिए हम। देखो x की वैल्यू 1 रखो, 1 का 3 गुना क्या होगा, फर्स्ट 3 टाइम्स 3, तो 1 का रिलेशन 3 से, 2 है ना अपने पास इनपुट में, आउटपुट 2 का क्या होगा 6, ठीक है। यहाँ 3 है तो 3 का क्या होगा 9, 4 है तो 4 का क्या होगा 12, 5 है तो 5 का क्या होगा 15, लेकिन ये गलत है, क्यों, 15 हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। भैया हम रिलेशन में वो एलिमेंट नहीं ला सकते ना जो हमारे पास है ही नहीं है, ना उनको हम एज अ इनपुट यूज कर सकते ना एज अ आउटपुट वो आएंगे, मतलब इतने के आगे हम नहीं जाएंगे। ये रिलेशन के हमारे 4 एलिमेंट आ चुके हैं, इससे ना कम हो गए ना इससे ज़्यादा होंगे, ये फिक्स होते हैं वो। लेकिन क्या कह सकते हैं कि हमने कल भी बताया था कि इसका कोई आइडिया नहीं होता है कि कोई भी रिलेशन में कितने एलिमेंट आएंगे। भैया इसी स्टेटमेंट को आप चेंज कर दो, एलिमेंट बढ़ जाएंगे घट जाएंगे, हो सकता पूरे भी आ जाए, हो सकता एक भी ना आए। आई बात समझ में। तो इसको लिखने का एक तरीका ये हो गया। एक तरीका देखो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का एक और होता है, क्या, कई बार वो तुम्हें ऐसा लिख के देगा, देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इफ 3x - y = 0, तो ये वाली बात यही है भैया। ऐसे ना लिख करके उसने ऐसे कह दिया कि एक्स वाई रिलेशन में आएगा यदि इस वाली कंडीशन को तुम फॉलो कर दो। बात एक ही है ना, इसको ऐसा ना लिख करके ऐसे लिख दिया। तो ये भी रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। बहुत सारे क्वेश्चन हमें ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। कंडीशन को थोड़ा सा डिकोड किया करो। अब देखो कुछ समझ में ना आए ना, जैसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा हमें कि हम ये तोड़ पाए, नहीं आया मान लो दिमाग में, भैया कुछ नहीं, तुम एक्स की वैल्यू अपने से रखो। कहाँ अपने से, इनपुट में से, ये नहीं कि तुम -10 रख लो, एक्स रखो, वाई निकालो, जो वाई आएगा वो यहाँ है कि नहीं, यहाँ है, रिलेशन बन गया। फिर एक्स रखो, फिर निकालो, फिर एक्स रखो, फिर वाई निकालो, फिर एक्स रखो, फिर वाई निकालो।
जितने आउटपुट तुम्हारे मैच करते जाएंगे वो आते जाएंगे। फिर तुमने देखा कि यार यहाँ से 15 आना शुरू हो गया, तो आगे की क्यों चेक करोगे, क्योंकि आगे वाला तो 18 आएगा ना, और आगे वाला तो 21 आएगा, फिर रुक जाएंगे हम। मतलब अपने आप उस बात को हम डिकोड करके ले जाएंगे। अब इसको लिख करके फिर एक क्वेश्चन हमें अभी से लगाना है इसी सेट के लिए। क्वेश्चन पूरा वही है, आर वो आपका सेट ए यही है। हमारी कंडीशन ये है कि आप हमें एक्स वाई बिलोंग्स टू आर में हो और हमें ये करके बताओ इफ़ एक्स इक्वल टू है वाई के, जहाँ पर एक्स वाई कहाँ के एलिमेंट हैं, ए के। ये नया क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का फिर से रिलेशन तैयार करना है। मतलब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, सेम सेट पर डिफाइंड है। क्लियर? इसको नोट करके इसको लिखो। ठीक है, रिलेशन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसकी सिर्फ कंडीशन चेंज रहेंगी। ज़्यादा हो तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व कर लेना एनसीईआरटी का, बस उससे हमें ये कमांड हो जाएगी कि रिलेशन को डिकोड कैसे करते कंडीशन को। अब हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशंस के टाइप्स देखना है। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। देखो एक टाइप्स होता है रिलेशन का एम्प्टी रिलेशन, जैसे एम्प्टी सेट होता है ना, है ना, इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, नल रिलेशन। इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, वॉइड रिलेशन। तीनों एक ही सेंस है, मतलब एकदम खाली रिलेशन। खाली रिलेशन का मतलब क्या, कोई भी टर्म्स या कोई भी एलिमेंट हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, खाली आएगा वो रिलेशन। इसके बाद दूसरा आता है क्या, आइडेंटिटी रिलेशन। दूसरा क्या आएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन शॉर्ट में करते जा रहे हैं हम। इसके बाद तीसरा आएगा यूनिवर्सल रिलेशन। इसके बाद फोर्थ आएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद फिफ्थ आएगा सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद सिक्स्थ आएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। मेनली ये 6 होते हैं। ठीक है, रिलेशन के कितने टाइप हो गए, एम्प्टी, आइडेंटिटी, यूनिवर्सल, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, इसमें से ये 3 हमारे 11th के हैं। लिखो नहीं अभी, रुको एक मिनट। ये हमारे 3 11th के पार्ट हैं, इनका डिटेल 12th में पढ़ेंगे। तो इनका सिर्फ इंट्रोडक्शन हम दे देंगे कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। ज़्यादा होगा तो इसके 2-4 क्वेश्चन भी लगा लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एम्प्टी रिलेशन। लिखो नहीं भैया, पहले सुनो यहाँ ध्यान से। एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या है, एम्प्टी रिलेशन का मतलब एक रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। कोई भी एलिमेंट क्यों नहीं आएगा बताओ, मतलब जो उसको फॉलो नहीं करता होगा कंडीशन को। जैसे मान लो हमने एक रिलेशन दे दिया, देखना एक रिलेशन दे दिया आर एक्स वाई, ये दे दिया हमने। ठीक है, और क्या दे दिया, कंडीशन क्या है भैया, एक्स इक्वल वाई। ठीक है, जिसमें से एक्स ए का एलिमेंट है और वाई बी का एलिमेंट है। देखो एक रिलेशन दे दिया आर एक्स वाई, एक्स बराबर वाई, एक्स ए का एलिमेंट है, वाई बी का एलिमेंट है, और सेट ए क्या है हमारा, देखो भैया 1 2 3 4 5। सेट बी क्या है हमारा 6 7 8 9, और ज़्यादा हो तो 10 भी ले लो, चलो ये हो गया। रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, ए टू बी। रिलेशन डिफाइंड है हमारा ए टू बी। ये रही उसकी कंडीशन और ये रहे वो सेट, सेट ए और सेट बी। अब देखो हमें कंडीशन क्या सेटिस्फाई करानी कि वो एलिमेंट जिनका इनपुट मतलब पहली वाली वैल्यू दूसरे वाले सेट के बराबर हो जाएगी एलिमेंट के, वो रिलेशन में आएंगे। तो देखो अब इसको यदि हम बनाना, देखो ध्यान से देखो, 1 के बराबर है क्या कुछ यहाँ, 2 के बराबर कुछ नहीं है, 3 के बराबर कुछ नहीं है, 4 के बराबर 4 ही होगा तो वो है ही नहीं है, 5 के बराबर 5 होगा तो वो है ही नहीं है। मतलब इस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन या फिर नल रिलेशन। आई बात समझ में, मतलब जैसा उसका नाम वैसा काम। 5 लिख सकते हैं, ओनली 5, लेकिन 5 सिर्फ सेट को रिप्रेजेंट कर देता कई बार, तो ऐसा लिखना ज़्यादा बेटर है। मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आया, जैसा नाम है उसका। देखो एम्प्टी मतलब खाली, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। कब नहीं आएगा भैया, जब उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी एलिमेंट उसमें ना हो। ठीक है, इसके बाद सेकंड आता है क्या, सेकंड आता है भैया आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी वाला सबसे इंपॉर्टेंट है ना भैया, आइडेंटिटी। तो पहले आइडेंटिटी टर्म्स का मतलब समझो। जब भी कभी मैथ में आइडेंटिटी वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है अपने ही जैसा, अपने ही जैसा।
ठीक है, तो क्या आइडेंटिटी रिलेशन की एक डेफिनेशन बताते, देखो अ रिलेशन आर इज सेड टू बी आइडेंटिटी, a relation R is said to be identity for x y belongs to R if x बराबर y। ये है भैया, और ओनली वर्ड लगाना नहीं भूलेंगे, ध्यान सुनना भैया, लाइन बहुत मजबूत है अपने आप में। देखो कैसे, हमने बोला कि एक रिलेशन R को आप आइडेंटिटी कह सकते हैं कब, जब इनपुट बराबर हो जाए आउटपुट के, और ओनली लगा है, सिर्फ यही चीजें उसमें आनी चाहिए, दूसरा नहीं चलेगा। अभी हमने एक तुम्हें पीछे क्वेश्चन लगवाया ना, 1 1 2 2 3 3 4 4 14 14 10 10, वो आइडेंटिटी ही है, मतलब जिसकी जो इनपुट है ना वो आउटपुट से मैच करनी चाहिए। अब कितने होंगे इससे कोई मतलब नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल ये उसकी कंडीशन ही है, ये डेफिनेशन ही है किसकी, आइडेंटिटी की, कि एक्स वाई आर में आएगा इफ एंड ओनली इफ, कब, जब x बराबर हो जाए y के। ओनली लगाना क्यों जरूरी है पता है, यदि तुम ओनली हटा दो ना तो रिफ्लेक्सिव में पहुंच गए क्लास 12th में, यही डिफरेंस है, ओनली हटा दोगे ना रिफ्लेक्सिव में आ गए। बहुत वजनदार, मतलब ओनली अपने आप में टॉपिक है पूरा, ये समझ लो, आपने ओनली हटाया तो सीधा यहां से यहां जाओगे। कैसे, अब तुम्हें हम एग्जाम्पल देके बताते, समझना। एक छोटा सा हमने सेट ले लिया, सेट ए, एक छोटा सा सेट ले लिया, सेट ए, ठीक है, ये यहाँ का पार्ट है, ध्यान से समझना, 1 2 3, एक रिलेशन है जो ए से ए पर डिफाइंड है, ऐसा मान के चलो। हमने रिलेशन को क्या बनाया, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2, ये बना दिया भैया, ठीक है। अब हमने से किसी ने पूछा बताओ आइडेंटिटी होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों, ओनली वर्ड में अपने आप में बहुत दम है। ओनली क्या बोलता, देखो 1 का 1 से तो है, 2 का 2 से तो है, 3 का 3 से तो है, लेकिन ये नहीं आने चाहिए थे जो कि आ गए, इसके कारण ये क्या हो गया, आइडेंटिटी नहीं होगा। कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा पता है, रिफ्लेक्सिव। अभी पढ़ाएंगे रिफ्लेक्सिव क्या है। तो आइडेंटिटी क्या है कि एक रिलेशन को आप आइडेंटिटी कह सकते हैं कब, जब सिर्फ उसका एलिमेंट अपने आप या अपने जैसे ही एलिमेंट से रिलेट हो, बस। जैसे 100 का 100, x का x, 5 का 5, उसके अलावा किसी और से रिलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे 5 का 5 से है, गलती से एक एलिमेंट आ जाए तुम्हारे पास 5 4, नहीं, आइडेंटिटी खत्म। मतलब एक भी गलती है, 99% सही है वो तो भी गलत होगा, आइडेंटिटी नहीं होगा वो। आइडेंटिटी का मतलब आ गया समझ में, ठीक है। ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन है। थोड़ा और बेहतर हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे देखो, r x y r में होगा कब, जब x बराबर y हो, और x और y, अब हो सकता है वो सेट z पर डिपेंड करता हो, या रियल नंबर लिख दिया हमने सीधा, दुनिया के कोई भी रियल नंबर हो उनका इनपुट और आउटपुट बराबर होगा तो वो आइडेंटिटी होगा। तो कई बार यहाँ पे r ना लिख करके हम ऐसा लिखा देखते, देखो भैया I फॉर आइडेंटिटी रिलेशन, आई बात समझ में, कि उसका जो आप इनपुट दोगे वो आउटपुट से मैच करना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर हो गया एम्पटी और आइडेंटिटी। एम्पटी मतलब कि कोई भी एलिमेंट हमारी बात नहीं मानेगा, आइडेंटिटी मतलब कि जितने भी होंगे उनका अपने आप से रिलेशन होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल हमने 1 से लेकर के 20 तक के एलिमेंट दे दिए, 1 से लेकर के 20 तक, तो हमें क्या ढूंढना, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। अब एक और इसमें काम की बात समझना, बहुत सारे डाउट आते इसमें। जैसे हमने आपको 1 से लेकर के 10 तक के एलिमेंट दिए, उसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 6 6 7 7 8 8 मान लो गायब कर दिया उसने, 9 9 है और 10 10 है। अब तुम्हें देखने में क्या लग रहा, भैया जितने हैं वो अपने आप से रिलेटेड हैं, तब भी आइडेंटिटी नहीं होगा। क्यों, 8 8 मिसिंग है, 8 8 मिसिंग है, मतलब ये कम भी नहीं चलेंगे। जैसे एक्स्ट्रा नहीं चलते ना, फालतू वाली चीजें जो आ गई वो नहीं चलते, तो कम भी नहीं चलेंगे। जैसे मान लो इसमें 3 दिख रहे हैं ना, तो इन तीनों का अपने आप से रिलेशन होना कंपलसरी है, कोई गायब भी नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई दे दे भैया r बराबर 1 1 और 2 2, अब तुम खुश हो जाओ इसको देख के कि जितने हैं वो अपने आप से रिलेटेड तो हैं, तो यहाँ देख के नहीं बताएंगे हम। क्यों, सेट को देखो ध्यान से, 3 3 गायब है। कैसे लिखेंगे इसका आंसर, हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो गिवन रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी। क्लियर भैया, तो ये आइडेंटिटी हो गया, ये एम्पटी हो गया, इसको नोट करो। टाइप रिलेशन का कौन सा, यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ा था, यूनिवर्सल सेट क्या होता था,
जिसमें जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आ जाएं, वो होता था यूनिवर्सल सेट। होता था कि नहीं? यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? जिसमें सारे के सारे रिलेशन जितने पॉसिबल हैं वो सारे आ जाएं। कैसे? हम एक एग्जांपल देके समझाते हैं, हमने कल भी बताया था। देखो भैया, जैसे ये मान लो सेट है 1 2 3 4, ये क्या है? 4 नेचुरल नंबर हैं आपके। हमने एक और सेट ले लिया 8 7 6 और 5। सेट में ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमने इसकी डेफिनेशन, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। हमने इसकी कंडीशन क्या दे दी कि एक रिलेशन है जिसमें एलिमेंट है एक्स वाई टाइप के। कैसे है वो? एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर। एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर, जिसमें से एक्स बिलोंग करता है ए से और वाई बिलोंग करता है बी से। ये कंडीशन है। अब हमने कहा भैया जहां भी एक्स और वाई नेचुरल हैं उन सब का पेयर बना दो। तो भैया बनाते हैं, देखना रिलेशन कितना बनेगा। भैया 1 और 8 भी दोनों नेचुरल हैं, 1 और 7 दोनों नेचुरल हैं, 1 6 दोनों नेचुरल हैं और 1 5 दोनों नेचुरल हैं। ऐसे 2 के पूरे आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं? 2 के पूरे आएंगे, ऐसे 3 के पूरे आएंगे और 4 के पूरे आएंगे और लास्ट टर्म हमारा आएगा 4 5। आएगा कि नहीं आएगा? भैया टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी थी रिलेशन की? 16। इसकी कार्डिनलिटी 4, इसकी कार्डिनलिटी 4, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 16। और भैया रिलेशन में कितने आ गए? 16। पूरे के पूरे आ गए। तो यूनिवर्सल सेट क्या कहता था कि पूरे के पूरे आ जाएं इसी में जो भी पॉसिबल हैं। यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहता? पूरे के पूरे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएं जो भी पॉसिबल हैं। भैया मैक्सिमम कितने हो सकते? पूरे के पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स। इससे आगे थोड़ी जाता है वो। मत तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन कब बनती है? जब ए क्रॉस बी बराबर हो जाए आर के, बराबर हो जाए, सब सेट नहीं। मतलब ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट उस रिलेशन में आ गए तो वो दिया हुआ रिलेशन ही बन जाएगा यूनिवर्सल, कोई भी एलिमेंट खाली ही नहीं बचा। ठीक है, तो हमारे 3 टाइप निपट गए आज। कौन कौन से? एम्प्टी सेट, वो एम्प्टी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लो।